ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है अब डायलॉग सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है व्हेन वील हैव अ मिलिट्री डोमिनेंस। सो क्या इस स्टेटमेंट के बाद फ़ौरन से हमें कोई डायलॉग की स्पेस नज़र आती है? नहीं, देखिए ये ना नेगोशिएशन से पहले एक मैसेजिंग हो रही है और मैसेजिंग वो ये कर रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दी जाए इमीडिएटली और वो पुरानी टर्म्स पे खोल दी जाए जिस तरह वो उससे पहले जब 28 फरवरी की जंग से पहले थी उस तरह से जिस तरह ट्रैफिक चल रही थी वो हो। अब ईरान जो है, ईरान के स्टेक होल्डर्स वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और जब ईरान उस पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपनी कंडीशंस इंपोज करने की कोशिश करता है तो अमेरिका की तरफ से एक एग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन शदीद किस्म की आती है। आपने देखा है पिछले चंद दिनों में कितनी ज्यादा बमबारी की, इसका आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र भी किया है। तो अब उसका रिएक्शन ईरान ये देता है कि एक तो ये वाली स्टेटमेंट और दूसरे वो रिएक्ट करता है टुवर्ड गल्फ कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज के अंदर वो टारगेटिंग करता है यूएस बेसिस को भी और अब तो यूएस बेसिस के अलावा जो वहाँ पे जो इंस्टॉलेशंस हैं उन ममालिक की उनको भी, सिविलियन इंस्टॉलेशंस को भी हिट करता है। और कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और ये सारे कंट्रीज इन समटाइम्स यूएई, कतर में भी बहुत ज्यादा टारगेट हिट किए हैं ईरान ने और वहाँ पे बहुत परेशानी है गल्फ कंट्रीज में क्योंकि गल्फ की इस वक्त इकोनॉमी या गल्फ की जो टेक्नोलॉजिकल जो सारी लाइफ चल रही थी, इकोनॉमिक लाइफ चल रही थी बड़ी स्मूथली पिछले कई दहाइयों से, वो सारी अब अफेक्ट हो गई है और बहुत शदीद प्रॉब्लम में है। तो अब ईरान जो है वो एक नया ऑर्डर यहाँ पे रीजनल ऑर्डर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है और उसमें मेरा ख्याल है क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी एक रिएक्शन आ रहा है तो वो दोनों साइड से एक सख्त पोजीशन है। अब हल इसका यही है कि रीजनल कंट्रीज के साथ बैठ के जो ये 10 रोजा प्रपोजल की बात हुई है, अगर इसमें जंगबंदी हो जाए तो एक हुर्मुज़ को चलाने के लिए एक रीजनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा जो रीजन के कंट्रीज को भी एक्सेप्टेबल हो, जो अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल हो और फिर बाकी पावर्स को भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा वो सिस्टम। वो चैलेंज है सबसे बड़ा इन नेगोशिएशन में। लेकिन हर स्टेज पे जब आप इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाकी नुक्तों पे भी जाएंगे तो हर नुक्ते में आपको यही प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे ख्याल में ये काफी एक प्रोलॉन्ग्ड किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ईरान और यूएस और गल्फ के कंट्रीज को लपेट में लिए रखेगा। ठीक है। एंड हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट, ये जो ईरानी इंटीरियर मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं इस्लामाबाद का, इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का क्या पॉसिबल रोल हो सकता है डिप्लोमेसी में अगेन, बिकॉज उनकी यहाँ पर आमद जो है वो ज़रा एक सिग्नलिंग भी है कि उनका यहाँ आना और प्रेसिडेंट का मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम जो है वो कहते हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो ये किस तरह देख रहे हैं आप डेवलपमेंट को? सिग्नलिंग भी है और एक्सचेंज ऑफ मैसेजिंग भी है और उसमें अब बाहर से जो गल्फ के सोर्सेज भी और इंटरनेशनल सोर्सेज भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 3 कंट्रीज मुफाहमत की दोबारा से कोशिशों में हैं। जो 10 रोजा प्रपोजल भी आई है इसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा कतर है और ओमान है। पाकिस्तान ने तो चूंकि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आर्किटेक्ट बेसिकली पाकिस्तान ही था तो पाकिस्तान वहीं से शुरू करेगा जहां से ये सिलसिला ईरान और यूएस के दरमियान मुकद्दर हुआ था। लेकिन कतर और ओमान का भी अहम रोल है। ओमान का रोल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो सदर्न कॉरिडोर है वो ओमान के साथ से गुजरता है। तो जो भी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट निकलता है जो क्लॉज 5 भी डिफाइन करती है और जिस पे कंट्रीज एग्री करते हैं तो वो उसमें ओमान का शामिल होना जरूरी होगा और ओमान की तरफ से एक मुफाहमती रोल भी अहम होगा। और कतर जो है वो खित्ते में बहुत अहम डिप्लोमेटिकली रोल प्ले करता रहा है और ईरान के जितने एसेट्स हैं, जब सैंक्शंस और एसेट्स की बात आएगी तो उसमें से काफी हिस्सा कतर के जरिए सेटल होना है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों, इन तीनों कंट्रीज के, पाकिस्तान, कतर और ओमान के स्टेक्स भी हैं और वो ये तीनों कंट्रीज कोशिशें भी कर रहे हैं। और जो इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए हैं मेरा ख्याल वो मैसेजिंग भी लाए हैं और ये मैसेजिंग अब वॉशिंगटन के साथ एक्सचेंज भी होगी और फिर देखा जाएगा कि किस तरह क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी तक तो सिचुएशन काफी
सीरियस है, क्योंकि रोजाना की बेसिस पे ईरान के ऊपर सो एम्बेसडर साहब, आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ज़ाहिर है स्टेटमेंट्स अपनी जगह अमेरिका की कि हम खुलवाएंगे, ईरान का कि हम नहीं खोलेंगे, ये कंट्रोल हम लेंगे, बट आप ये समझ रहे हैं कि इस सारी एक्सरसाइज के बाद, इस सारे प्रोसेस, डिप्लोमेटिक प्रोसेस या ये जो एक लिमिटेड स्केल वॉर भी हो गई, इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप समझें तो आप ये समझ रहे हैं अब इसका हल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग का या ऑपरेशंस का हल रीजनल फोर्सेस के पास है, लोकल अब ये इशू है, आपस में बैठकर इसका कोई सोल्यूशन रीजनल फोर्सेस को निकालना होगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एक इनिशिएटिव इस वक्त रीजनल फोर्सेस के पास है। रीजनल कंट्रीज, ईरान और गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान और दीगर जो रीजन के ममालिक हैं, अगर ये मिलकर एक ऐसा रीजनल फार्मूला बना लें जो पुराने हल से डिफरेंट हो, थोड़े से ईरान के कंसर्न्स या ईरान की जो ख्वाहिशात हैं उनको एड्रेस करता हो, लेकिन साथ ही वो इस किस्म का कोई ऐसा नया सिस्टम ना इम्पोज कर दे या नए टोल्स ना इम्पोज कर दे जो दूसरे ममालिक के इंटरेस्ट में ना हो, गल्फ को एक्सेप्टेबल ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हल आ जाए और रीजनल के ममालिक उस पर एग्री कर लें, इत्तफाक कर लें, और फिर वॉशिंगटन को भी एग्री करने का रास्ता पैदा किया जाए, तो ऐसा हल ही एक देरपा हो सकता है। अदरवाइज ईरान को प्री 28 फरवरी पे लेकर आना, वो या तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन के जरिए आप सरेंडर और सबमिट की पोजीशन पे लाएं, जो कि नजर नहीं आता। ईरान विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन बाय अमेरिका, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मेरा तो यही है सर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है फर्दर, क्या ये गल्फ कंट्रीज़ की पाकिस्तान से कोई डिफेंस एग्रीमेंट्स की ख्वाहिशात और इम्कानात, ये बातें सामने आ रही हैं? आपको क्या लगता है? अभी कुवैत के बारे में भी बातें चल रही हैं कि दे आल्सो वांट टू हैव एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, डिफेंस पैक्ट, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? ये फीलिंग आ गई है मिडल ईस्ट में कि इस वक्त ईरान इस वॉर के बाद एक ऐसी पोजीशन में आ गया, अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ इनके डिफेंस पैक्ट ना हो तो इनके लिए अपने मामलात को चलाना मुश्किल होगा? यहाँ देखिए, अब रियलाइजेशन है कि स्पेशली अमेरिका फेल हो गया है, वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो नहीं दे सका, जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हुई है। फिर सब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो एक ऑलरेडी एग्रीमेंट है, तो अब कतर भी चाहता है, बहरीन, इवन बहरीन की इतलात है कि वो है, कुवैत वो भी चाहता है। लेकिन अब बहुत ऐसी सिचुएशन है कि क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है, इस सूरत में बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब ये भी बातचीत चल रही है, पाकिस्तान तुर्की दोनों मिलकर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार अदा कर सकते हैं। इट्स नॉट अगेंस्ट ईरान, ये बेसिकली इसराइल के अगेंस्ट है, और या वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते हैं फर्दर जो निकल के जीसीसी कंट्रीज में आ जाए। इस तरह का हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं है। बट पाकिस्तान ने प्रूव किया है, पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास वो कन्वेंशनल फोर्स है, वो ताकत है। ऑलरेडी वी हैव स्टेशन जो हमारे ट्रुप्स हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी जल्दी नहीं होगा, लेकिन यकीनन कुवैत के साथ बातचीत एज पर द मीडिया बातचीत चल रही है। लेकिन बाकी जीसीसी कंट्रीज भी इंटरेस्टेड है कि दे अंडरस्टैंड, और किसी स्टेज पे आप देखेंगे कि अब प्रेशर पड़ेगा तो अमेरिका जो अपने बेसिस भी यहाँ से निकाल लेगा। और ऑलरेडी शिफ्टिंग का भी एक प्रोसीजर है। अब जो इसराइल में जो उनके जहाज रिफिलिंग तैयार है वहाँ आ चुके हैं, तो सिचुएशन चेंज किसी वक्त भी हो सकती है। राइट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।